मॉर्निंग गाइस। आज हम हमारा 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी। अकाउंटिंग टर्म्स के बाद अब हम बात करना चाहेंगे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर ने होमवर्क भी दिया था और पूछा भी नहीं उसके बारे में। तो गाइस कोई नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने अपने पास नोट कर लिया है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप बेनिफिट ले रहे हैं। क्लासेस चालू होने पर नॉकडाउन चालू होगा, मैं बेनिफिट लूँगा। आई कीप इट इन माइंड। चलिए आगे स्टडी करते हैं। वैसे होमवर्क आज भी दिया गया है, एंड स्लाइड पर मेंशन्ड है। करना नहीं करना अब आपके ध्यान में, अब आपका टेंशन है, मेरा नहीं है। लॉकडाउन है, आप बेनिफिट ले लीजिए, मोदी जी ने अनाउंस किया है। नॉकडाउन आएगा, मैं बेनिफिट लूँगा और मैं ही अनाउंस करूँगा। चिंता की कोई बात नहीं, हिसाब पूरा करेंगे। अकाउंटिंग के आदमी हैं अपन, अकाउंटिंग अच्छी तरह समझते हैं। किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, टाइम पर करेंगे। चलिए बात करें बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। इन कॉन्सेप्ट्स को कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है, अजम्पशंस भी कहा जाता है, कन्वेंशंस भी कहते हैं, प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। ये चारों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ की जा सकती हैं, मतलब चारों का एक ही है। ये हैं क्या? ये वो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, वो बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनको सारे अकाउंटेंट्स ने, या बल्कि मैं कहूँ पूरी दुनिया की अकाउंटिंग ने एक्सेप्ट कर लिया है और इन्हें फॉलो करने का डिसीजन लिया है। जैसे कि, तो मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। जैसे आपका एजुकेशन सिस्टम है, आप किसी एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ रहे हैं। उस साल आपने जो भी पढ़ा, जो भी समझा, जो भी सीखा, उसका एवेल्यूएशन मिड टर्म एग्ज़ाम में होता है, जिसे हम हाफ ईयरली कहते हैं। फिर उसके बाद कंप्लीट एवेल्यूएशन एनुअल एग्ज़ाम में होता है। ईयरली बेसिस पर होती हैं ये एनुअल एग्ज़ाम्स। वहाँ जाकर आपने जो भी एग्ज़ाम्स दी हैं उसका रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आने के बाद जो भी गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो ये एक तरह से आपके एजुकेशन सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग वालों ने भी माने हुए हैं, और वो जब भी अपने एनुअल अकाउंट फॉलो करते हैं, एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। और ये अजम्पशंस काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो किए जा रहे हैं और अब ये एक कॉमन एक्सेप्टेंस बन गई है। हाँ, अगर कोई इन्हें फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अपनी अकाउंटिंग बुक्स में ये मेंशन जरूर करता है कि उस अकाउंटिंग प्रैक्टिशनर ने ये कॉन्सेप्ट या कोई XYZ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्यों फॉलो नहीं किया है, और उसकी जगह अगर कोई और कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है तो वो क्यों किया है, ताकि दूसरे अकाउंटेंट को उसे समझने में प्रॉब्लम नहीं है। जब इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे अकाउंटिंग की बेसिक गाइडलाइन बनते हैं, इनफैक्ट लाइफ लाइन बनते हैं। तो गाइस पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब समझिए, ये उन सब के लिए समझना बड़े इजी रहेगा जिनके फादर शॉप पर जाते हैं, जिनका बिजनेस है। आप इसे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, कोरिलेट कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और उसका ओनर, ये दोनों अलग अलग हैं। अलग कैसे हैं? जब भी वो ओनर पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है, पूंजी, हमने पढ़ा था, समझा था। और जब भी ये पर्सन बिजनेस से कोई पैसा निकालता है, उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। ये दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है वो फर्म के लिए लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी मतलब देनदारी। अब वो आप कहेंगे कि सर जब बिजनेस का ओनर ही वो पर्सन है और वही कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस भी उसी का है, पैसा भी वही लगा रहा है, तो फिर फर्म के लिए देनदारी क्यों हुई? यही हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि बिजनेस और पर्सनल ये दोनों सेपरेट चीजें हैं। अगर आप कोई खर्चा बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड होगा। अगर आप कोई एक्सपेंसेस पर्सनल घर के लिए या अपने
लिए कर रहे हैं वो बिजनेस में सिर्फ ड्राइंग्स के नाम पर रिकॉर्ड होगा। इसका मतलब आप वो पैसा सिर्फ बिजनेस से निकाल रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। सारी एंट्री जो इसमें रिकॉर्ड होंगी वो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगी। इस तरह से ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो उसे वापस लेने का अधिकार रखता है। इसलिए ओनर फर्म का एक क्रेडिटर हो जाता है, फर्म को पैसे उधार देने वाला हो जाता है और फर्म को वो पैसा वापस से उस ओनर को चुकाना है। ये एक कॉन्सेप्ट, एक अजम्पशन सारे अकाउंटेंट्स ने मान लिया है। आप भी मान लीजिए, आप भी आगे बनने वाले हैं अकाउंटेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि बिजनेस में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जिन्हें मनी की टर्म्स में, पैसे की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, जिस पर कोई अमाउंट का टैग लगाया जा सकता है। जैसे बिजनेस में आप कोई भी सामान बेच रहे हैं, लेट्स से आपका रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, आपने लेट्स से पूरे दिन में सुबह से शाम तक 100 जीन्स पैंट्स बेचे। अब आप बिजनेस में जब भी रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को तो ये तो नहीं लिखेंगे कि जीन्स पैंट सोल्ड 100, नहीं, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। कितने के बेचे? 5,000 रुपए के, तो यू विल रिकॉर्ड ₹5,000। मान लीजिए आपका ऑयल सेल करने का बिजनेस है, आपका ऑयल मिल है, मस्टर्ड ऑयल मिल है, सरसों के तेल की मिल है। किस तरह से बेचेंगे? आप बेचेंगे तब जब इसे लीटर्स में मेजर करके बेचेंगे, लेकिन कस्टमर से क्या रिसीव करेंगे? मनी। तो जब भी बिजनेस की बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में ये रिकॉर्ड होगा तो ये लीटर्स में रिकॉर्ड ना होके ये मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड होगा। तो सर क्या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जो बिजनेस में होते हैं लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते? यस। जैसे आपने अपने एक सप्लायर को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1 महीने बाद जो भी पेमेंट है वो पे करने वाला हूं, क्या ये बिजनेस में रिकॉर्ड किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि इस प्रॉमिस को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपकी कंपनी में लेबर ने स्ट्राइक कर दी, पूरा बिजनेस अफेक्ट हो गया, फैक्ट्री शटडाउन में चली गई, प्रोडक्शन बंद हो गया, सप्लाई नहीं आ रही है, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहा है। कुछ हुआ तो है बिजनेस में, पर क्या इसे मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है? नहीं, इट्स ए स्ट्राइक। तो ये चीजें जो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं की जा सकती वो हम हमारी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये बिजनेस के इवेंट हो सकते हैं, बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जब तक उसे मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये एज्यूम करके स्टार्ट करते हैं कि ये सालों साल चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा। हम कोई बिजनेस 1 साल या 2 साल या कोई लिमिटेड पीरियड के लिए स्टार्ट नहीं करते, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस परपेचुअल रहेगा, मतलब ये लंबे समय तक चलता रहेगा। ऐसा क्यों करते हैं? तो सोच के देखिए, आपका एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप कुछ निर्माण करते हैं, आप कुछ बनाते हैं, उस बनाने के लिए आपको मशीनें खरीदने की जरूरत है। आपने मशीन खरीदी, मान लीजिए वो मशीन 10 लाख रुपए की आई। अब आपने ये सोच के, केस 1, आपने ये सोच के बिजनेस स्टार्ट किया कि आप सिर्फ 1 साल चलाएंगे। तो जो पूरे 10 लाख रुपए की मशीन आई ना, वो 10 लाख रुपए पूरे उसी 1 साल का एक्सपेंस बन गया। कैसे बन गया? क्योंकि आपने उस मशीन का बेनिफिट सिर्फ 1 साल लेना है, उसके बाद आपने बिजनेस बंद कर देना है। तो आपके पहले साल का खर्चा कितना हुआ? 10 लाख रुपए। पूरी मशीन आपके एक्सपेंस में चली गई। और अगर इसी को आप केस 2 में देखें और मानते हैं कि बिजनेस कम से कम 10 साल तो चलेगा ही चलेगा और इससे भी आगे चल सकता है, और इस मशीन से हम कम से कम 10 साल का बेनिफिट तो लेंगे और इससे आगे भी ले सकते हैं। तो अब ये मशीन की कॉस्ट 10 सालों में डिवाइड हो गई। 10 लाख डिवाइड बाई 10 ईयर्स इक्वल्स टू 1 लाख पर ईयर। इसका मतलब उस मशीन का अब 10वां हिस्सा मतलब 1 लाख रुपए उस साल के एक्सपेंस में कवर होगा। इसलिए हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अगर हम केस 1 की बात करें तो उसमें 10 लाख रुपए पहले साल का खर्च हो गया था, जबकि दूसरे केस में जहां हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट माना था, फर्म की लाइफ को 10 ईयर्स या उससे ज्यादा माना था, तो वहां हर साल का एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपए हो गया था। समझ गए? अगर उस एक्सपेंसेस के हिसाब से देखें
तो पहली साल के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए, 10 लाख रुपए हो गए, तो प्रॉफिट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। जबकि अगर हम उसी मशीन का बेनिफिट लगातार लेते जाएंगे तो प्रॉफिट सालों साल चलता जाएगा और एक्सपेंसेस रिड्यूस्ड होकर दिखेंगे हमें। इसी वजह से जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया था, हमने समझा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, वो यहाँ एप्लीकेबल होता है। और इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, जैसे हमने मशीन को अगर 1 साल में यूज़ कर रहे हैं तो वो एक एक्सपेंस बनता है, जबकि अगर हम उसे 10 सालों में यूज़ करेंगे तो वो एक असेट्स कहलाता है। इसलिए बिजनेस को हमेशा एक गोइंग कंसर्न माना जाता है और इस कॉन्सेप्ट को मानकर ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इसके बाद आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। जितनी भी अकाउंटिंग की जाने वाली है, जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाने वाले हैं, जितनी भी बुक्स मेंटेन की जाने वाली अकाउंट्स के लिए, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। वो पीरियड इन टर्म्स ऑफ या इन आवर कंट्री, इन इंडिया, हम उसे अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और वो अकाउंटिंग ईयर इंडियन टर्म्स में 1 अप्रैल से स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम करंट ईयर की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2021 को एंड होगा। तो सर अभी हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और अब आप ले आए अकाउंटिंग ईयर पे, सारी बात ही 1 साल की करने लग गए। हाँ गाइज, सेम जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया आपके एजुकेशन सिस्टम का, आपने सालों साल पढ़ना है, आपने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन, आपका टेस्ट तो सालाना बेसिस पर ही होना है। ऐसे ही उस बिजनेस का टेस्ट भी सालाना बेसिस पर होना है और हर साल ही उसके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे और ये चेक किया जाएगा कि बिजनेस में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपकी करता है। बिजनेस तो चलता रहेगा, आपकी एजुकेशन तो चलती रहेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर इंटरवल पर। अब उस इंटरवल को 1 साल या 12 महीने का टाइम दे दिया गया है। अमेरिकन कंट्रीज में ये सेम कैलेंडर ईयर जैसा होता है, वहाँ अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर में फ़र्क नहीं होता। वहाँ ये अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होके उसी साल की 31 दिसंबर पे एंड होता है। मतलब एजम्पशन ये है कि वहाँ भी 12 महीने का पीरियड है और यहाँ भी 12 महीने का पीरियड है, बस डेट्स आपस में कुछ मैच नहीं करती, बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। इसके बाद आता है गाइस कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि जो भी असेट्स आपने खरीदी है, जो भी असेट्स आपने परचेज की है, वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड होने से मतलब, लेट्स से आपने एक बिल्डिंग खरीदी अपने बिजनेस के ऑफिस के लिए। आपने वो बिल्डिंग लेट्स से 1 लाख रुपए की खरीदी। कब खरीदी थी? आपने नहीं खरीदी थी, आपके दादाजी ने खरीदी थी 70 साल पहले। उस टाइम 1 लाख रुपए बहुत होते थे, लेकिन आज उसकी बिल्डिंग की कॉस्ट, आज उसकी प्राइस मार्केट में 10 करोड़ रुपए हो गई। तो क्या आपको 9 करोड़ 99 लाख रुपए का गेन हो गया? नहीं गाइस, अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स ऐसा नहीं हुआ है। हम उस बिल्डिंग को आज भी 1 लाख रुपए की ही बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या सर हम इसकी वैल्यूएशन चेंज नहीं कर सकते? वैल्यूएशन चेंज की जा सकती है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे? मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस भी तो फिक्स नहीं है ना, वो भी तो स्टेबल नहीं है। इसलिए सारे अकाउंटेंट्स ने ये मान लिया है कि जो भी असेट्स हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी बुक्स में, वो ओरिजिनल परचेज प्राइस पर ही करेंगे। इसलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड अकाउंटिंग सेम हो जाती है, क्योंकि सारी असेट्स हमेशा कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड की जाती है। डेप्रिसिएशन उस पर अप्लाई कर दिया जाता है, उसकी जितनी लाइफ होती है उन सालों में उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दिया जाता है और उसकी हर साल डेप्रिसिएटेड कॉस्ट बुक्स में रिकॉर्ड कर ली जाती है। इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, और जो सारी अकाउंटिंग हम पढ़ने वाले हैं वो पूरी अकाउंटिंग इस कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड रहेगी, इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और इसी के ऊपर चैप्टर्स पे चैप्टर्स बिल्ड होते जाएंगे। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने कोई मटेरियल परचेज किया, मान लेते हैं उधार परचेज किया,
कौन कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हुए हैं? एक तो माल आया है, हमने माल परचेज किया, माल आया है। दूसरा, जिससे हमने उधार लिया है, अब हमने उसको चुकाना है। तो 2 अकाउंट कौन कौन से हो गए? एक तो सप्लायर का और एक दूसरा माल का। अब मान लीजिए यही माल हमने कैश में परचेज किया, तो हुआ क्या? कैश तो गया हमारे यहाँ से और माल आया, मतलब 2 काम हुए। कैश गया और माल आया। हमने अपने स्टाफ को सैलरी दी, हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी दी। हुआ क्या? उसने पूरे महीने काम किया और उसके बदले हमने सैलरी दी, हुए 2 काम। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें एक एक्शन होता है, एक उसका रीजन होता है। मैं वापस से उन्हीं एग्जांपल्स को पिक करता हूं। पहला एग्जांपल, जब हमने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया था, हुआ क्या? माल आया और पैसा और उधार क्रिएट हुई। एक्शन क्या हुआ? माल का आना। एक्शन क्या हुआ? माल का आना। और उधार क्यों क्रिएट हुई? ये उसका रीजन हो गया। पेमेंट ऑफ सैलरी, आपने अपने स्टाफ को, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे की, तो एक्शन क्या हुआ? कैश का जाना, आपने उसको सैलरी पे की। रीजन क्या था? उसकी सैलरी, उसने पूरे महीने आपके यहां काम किया। रेंट आपने पे किया, एक्शन क्या हुआ? कैश गया, रेंट आपने दिया, किराया आपने दिया। रीजन क्या रहा? आपने उस बिल्डिंग को जिसका रेंट दिया, आपने पूरे महीने उसे यूज किया। तो गाइस, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में हम हमेशा एक्शन और रीजन 2 चीजें ढूंढते हैं। ये दोनों ही एक एक अकाउंट हो जाते हैं। इन दोनों अकाउंट्स को में से एक को डेबिट कर दिया जाता है और दूसरे को क्रेडिट कर दिया जाता है। और इसका मूल मंत्र होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू असेट्स। इससे मैं बड़े ब्रीफ में आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे तो हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा अकाउंटिंग यही घूमेगा। और ये कॉन्सेप्ट जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जब तक आप कॉमर्स के साथ रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके साथ चलता रहेगा। कैपिटल मतलब जो घर से लाया गया पैसा, प्लस लायबिलिटी बाहर से उधार लिया गया पैसा, इक्वल्स टू जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है। ऐसा ही होता है, जो भी पैसा हम घर से लेके आएंगे और बाहर से उधार लेंगे वही तो बिजनेस में लगाएंगे। तो ये इक्वेशन हमेशा करेक्ट बैठनी चाहिए और बैठती है। Thanks guys, just pause your video and note down this homework, and I expect this to be received by tomorrow evening 8 p.m. Thank you. Thanks a lot.